हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी को परीक्षा मैनिया परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की जो क्लास होने वाला है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के जो क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। दोस्त, आज की जो क्लास होगा आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो या आप स्टेट पुलिस का या फिर आप एसएससी का या ऑल वनडे एग्जाम का, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के हम उन प्रश्न को प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं दोस्त, क्योंकि कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास थे। तो चलिए अभ्यास करते हैं उन प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आज की जो क्लास में सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, तो चलिए बताइएगा कि हीरे की चमक किसके कारण होती है। ये कितना बार आपके एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का प्रिपरेशन करते हो या फिर रेलवे का, ये एग्जाम में पूछा गया है और पूछ ही देता है। तो याद रखिएगा कि आपतन परावर्तन में तो एक प्रश्न यानी लाइट चैप्टर प्रकाश है, इससे एक प्रश्न तो एग्जाम में बना देता है। तो बताइएगा आज के जो प्रश्न है आपके सामने है, आप डायमंड को देख भी रहे हैं कि चमक रहा है, तो किसके कारण चमकता है। हम तो बस सबसे तो महंगा डायमंड होता है, तो बताइए कि हीरे की चमक किसके कारण होता है। जल्दी से बताइए फटाफट आंसर कि हीरे में जो चमक होती है वो किसके कारण चमक होती है। उच्च अपवर्तनांक होता है कि दृढ़ संरचना होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का नहीं होना या प्रबल सहसंयोजी आबंध होता है। तो इसका दोस्त आज का मैं आपको आंसर बता देता हूं। इससे पहले इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छापना कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक बात बता देते हैं कि हीरे की चमक किसके कारण होती है। तो हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसके कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके विकल्प में क्या पूछा है कि उच्च अपवर्तनांक, यानी जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सबसे अधिक प्रकाशित होगा। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना है, तो याद रखिएगा 2.4। जैसे हम सोना का देखते हैं ना कि कैरेट में, यानी शुद्ध सोना का इस्तेमाल, शुद्ध सोना को आंकते हैं किसमें, कैरेट में आंकते हैं, उसी तरह हीरा को भी आंकते हैं कि शुद्ध है, असली है कि नकली है, कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध जो हीरा होता है वो 200 कैरेट का होता है, 200 कैरेट का होता है, इतना याद रखिएगा। यानी हीरा जो होता है कितने कैरेट का होता है, 200 कैरेट का होता है। और चमकता है तो किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है या उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। यदि बात करें हीरे की थोड़ा सा कि भाई भारत में सबसे अधिक हीरा किस राज्य में पाया जाता है, तो याद रखिएगा यदि भारत में पूछे कि भारत में हीरा की खान सबसे अधिक है, यानी भारत में हीरा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो पन्ना है। कौन सा है, पन्ना शहर है। किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, इतना याद रखिएगा। यदि पूछे कि विश्व में सबसे अधिक हीरा का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वर्तमान में है आपका रूस है। कौन सा है, रूस है। इससे पहले था कौन सा, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ था दोस्त, जोहान्सबर्ग था दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग था दक्षिण अफ्रीका में। और इसके बाद का है, तो इसके बाद आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया भी डायमंड का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। चलिए इतना ध्यान रखिएगा कि हीरा का जो चमक के कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या उच्च अपवर्तनांक होता है, और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.4 होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइएगा कि यदि हम पेड़ की शाखा को, दोस्त सबसे पहले आपके सामने पेड़ भी लाए हैं, आप पेड़ तो देखते हैं, याद कीजिए न्यूटन को कि जब पेड़ से फल नीचे गिरा तो जो फल जो है वो तो हमेशा से नीचे ही गिर रहा है।
लेकिन इस पर उन्होंने सबसे पहली बार सोचा कि आखिर क्या कारण है कि फल जो नीचे ही आता ऊपर क्यों नहीं जाता है। चलिए उस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले आप प्रश्न देखिए क्योंकि आपका एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, किसके कारण। अब मान लीजिए देखिए आपके सामने पेड़ है, अब हम तो गांव में अब चढ़े हैं कितना बार पेड़ पर चढ़कर आप पेड़ के इस टहनी से उस टहनी, लेकिन हमको क्या पता कि भाई पेड़ जो है उसको पत्तियां हिलाते हैं और हिलाते हैं तो गिरता है जमीन पर, तो किसके कारण, इससे हमको क्या मतलब है। लेकिन यही मतलब आपके यदि एग्जाम में पूछ देता है तो वहां 1 नंबर से कितना लोग आगे निकलते हैं और 1 नंबर से कितने लोग पीछे छूट जाते हैं। तो देखिए ये आम का पेड़ है और आम का पेड़ को यदि हम ऐसे हिलाते हैं तो इसकी कुछ पत्तियां जो है जमीन पर गिर जाती है, इसके कुछ जो पत्तियां है जमीन पर गिरती है, तो किसके कारण हम वेग लगाते हैं, इसके कारण या मुक्त पतन के कारण या आवेग के कारण या जड़त्व के कारण। आप तो सोच रहे हो कि अरे ये तो जो पेड़ है इस पर हम ऐसा धक्का लगाते हैं यानी वेग लगाते हैं, तो भैया आपका आंसर तो आपके अनुसार सही हो जाएगा, लेकिन जो एग्जामिनर दिया है क्वेश्चन उसके अनुसार गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा वेग, लेकिन हमारे अनुसार नहीं, एग्जामिनर के अनुसार आपका आंसर होगा जड़त्व के कारण। अब याद कीजिए न्यूटन को, अब आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जड़त्व के कारण। अब देखिए जड़त्व के कारण यानी न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। देखिए यहां से यानी न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व के नियम क्या था कि जब तक से कोई भी वस्तु यदि वो विराम अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी, तब तक से जब तक से कोई बाह्य बल उस पर लगाकर आरोपित नहीं करते हैं। ये जो पेड़ के पत्ते हैं आपके सामने दिख रहे हैं, ये जो इसी तरह हैं और इस पर प्राकृतिक दृष्टि से तो गिरेंगे, लेकिन ये तब तक से इसी तरह रहेंगे जब तक से आप इसको पूरा झकझोर के हिलाइएगा नहीं, तब तक से पत्ते अपने आसानी से टूटकर गिरेंगे नहीं। तो याद कीजिए कि किसके कारण, तो जड़त्व के कारण यानी न्यूटन के प्रथम नियम के कारण जड़त्व का, क्योंकि ये तो अपने अवस्था में है, हम बाह्य बल अपना फोर्स लगाते हैं, यदि इसको झोरते हैं तो इसका पत्ती गिरकर नीचे आती है। तो याद कीजिएगा कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व के नियम क्या है कि कोई भी वस्तु उसी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक से हम बाह्य बल लगाकर क्या करेंगे, उस पर आरोपित नहीं करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर अर्थात 4 नंबर। अब देखिए न्यूटन के दूसरा नियम क्या है, तो न्यूटन के दूसरा नियम को गति का नियम कहते हैं। ये तो आपका पहला हो गया। न्यूटन के तीसरा नियम क्या है, तो न्यूटन के तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बीच क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि आप पत्थर को ठोकर मारिएगा तो वो क्या होता, आपको ही चोट लगेगा, यानी न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है, बताइएगा कि गिरते हुए। देखिए नारियल, तो याद कीजिए कि भारत में नारियल सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत में सबसे अधिक नारियल केरल में पाया जाता है। दोस्त कहां पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक नारियल केरल में, केरल के बाद यदि विकल्प में ना हो तो याद रखिएगा कर्नाटक में भी पाया जाता है क्या, नारियल का। ठीक है, या बताइए कि गिरते हुए नारियल। अब देखिए यहां तो नारियल गिर रहा है ना, यहां यदि नारियल मैंने बताया था, ये नारियल मान लीजिए जमीन पर गिर रहा है, तो आप बताइएगा इसका आंसर कि नारियल जब नीचे गिर रहा है तो कौन सा उसमें ऊर्जा लगता है, नाभिकीय ऊर्जा लगता है या गतिज ऊर्जा लगता है, ध्वनि ऊर्जा लगता है या रासायनिक ऊर्जा लगता है।
एक बात बताइए कि जब ये नारियल जमीन पर गिर रहा है तो ऊपर नहीं जा रहा है, तो भाई मैंने बताया था ना कि उसकी खोज किसने किया, तो उसकी खोज किया था न्यूटन ने। वो सोचा कि अरे भाई ये तो जो फल है ऊपर नहीं जा रहा है, क्या कारण है, तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की खोज किया। यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज यानी किसने किया, तो न्यूटन ने किया। यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है फल ऊपर न जाके नीचे आते हैं। तो ये मत बताइएगा, क्योंकि आपके विकल्प में ऊर्जा पूछा है, ये नहीं पूछा है कि किसके कारण फल जो है ऊपर न जाके नीचे आते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण आप याद रखिएगा, लेकिन बताइए कि कौन सी ऊर्जा लगती है कि भाई नारियल का जो फल है वो ऊपर न जाके नीचे आता है। तो याद रखिएगा, इसमें नाभिकीय ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है कि ध्वनि ऊर्जा के रासायनिक। तो ध्वनि ऊर्जा से इसको कोई मतलब नहीं है, रासायनिक से भी कोई मतलब नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा होगा ही नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्त, गतिज ऊर्जा। अब एक बात बताइए, गति कैसे लगेगा। आप नदी देखे होंगे, नदी का पानी बहते देखे होंगे, तो ये आपके एग्जाम में वही से प्रश्न। हम आपको एक बात बता देते हैं कि एग्जाम में जो प्रश्न बनता है या जीवन में याद रखिएगा कि आपका उड़ के नहीं आता है, आपके जो किताब में आपका प्रैक्टिकल आप जो देख रहे हैं ना वहीं से प्रश्न बन के आता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए गतिज ऊर्जा, तो पानी जो है नदी का से बहते हुए आपको मिलेगा, तो वो गति में चल रहा है। क्या चल रहा है, गति में। तो उसमें पूछता है कि कौन सी ऊर्जा है भाई। तो एक बात बताइए कि ऊर्जा कहते किसको हैं। तो देखिए किसी भी कोई भी काम कीजिए, मैं बोल रहा हूं तो ऊर्जा भी लग रहा है, भाई खाया हूं तभी बोल रहा हूं। अब देखिए ऊर्जा जो है, तो कोई भी काम कीजिएगा ना, कोई भी काम कीजिएगा तो ऊर्जा तो लगेगा, यानी कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपका आंसर बताया कि गिरते हुए नारियल में कौन सा ऊर्जा होती है, तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा, यह आपका आंसर हो गया। और ऊर्जा क्या है, तो भैया कोई भी काम कीजिएगा तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अब आपके एग्जाम में पूछ देता है कि ऊर्जा जो है ना, तो उसकी सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अब बताइएगा, आप देखिए यहां पूछ दिया ना ऊर्जा कौन सी राशि है, सदिश राशि की अदिश राशि। अब देखिए बताइए कि ऊर्जा जो है कौन सी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा जो है ना अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा कौन सी राशि है, तो याद रखिएगा अदिश राशि है। अब अदिश राशि किसको कहते हैं भाई, कैसे पता चला कि अदिश राशि है। तो देखिए वैसे यानी अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है। अब कैसे पता चलेगा कि परिमाण होता है, जिसमें याद रखिएगा केवल क्या होता है, परिमाण होता है, यानी इसमें दिशा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका जा रहा है 20 मीटर, क्या जा रहा है 20 मीटर। अब ये नहीं पता जा रहा है कि भैया किस दिशा में जा रहा है, पूरब जा रहा है कि पश्चिम या उत्तर या दक्षिण। तो ये आपका परिमाण बता दिया कि भाई 20 मीटर जा रहा है, अब जिधर भी चला जाए। तो ये अदिश राशि है, यानी ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब बात करें दूसरा कि सदिश राशि क्या है, तो एक बात बता देते हैं कि सदिश राशि जो है जिसमें परिमाण के साथ क्या ना दिशा भी हो, यानी जिसमें परिमाण के साथ भी दिशा। तो कैसे पता चलेगा, तो इसका डायरेक्शन एरो से बताते हैं। कैसे, एरो यानी तीर से। तो ये जो हुआ आपका बताया कि 20 मीटर, तो ये आपका बता दिया परिमाण। क्या बता दिया, परिमाण बता दिया। और इसका मुंह देख रहे हैं ना, ये किधर जा रहा था, आप ऐसे बताते हो कि भाई ये ईस्ट है, पूरब जा रहा है पूरब की ओर। यानी जो दिशा और परिमाण बताए सदिश राशि, और जो केवल बताए क्या आपका परिमाण, वो अदिश राशि। तो ऊर्जा जो है एक अदिश राशि भी है। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि ऊर्जा का यूनिट क्या है भैया, इकाई क्या है, मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा ऊर्जा का इकाई जो है ना जूल है। क्या है, जूल है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां से एक और बात बताते हैं कि जब ऊर्जा लगती है तो ऊर्जा जो है ना, जब कोई भी कार्य करते हैं तो ऊर्जा लगती है, और उसी विशेष ऊर्जा के द्वारा जो उत्पादन होता है उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की।
पहला होता है गतिज ऊर्जा, जो आपके एग्जाम में ही नहीं अभी आपके प्रश्न में आया हुआ है। दूसरा कौन सा होता है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा जो गति में चल रहा है, गति में बह रहा है, वो गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा है जो जिसको कार्य करने में विशेष ऊर्जा लगाते हैं। कौन सा? जिसको कार्य करने में विशेष ऊर्जा लगाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जो नदी है ना, उस पर पुल बांध दिया जाता है, यानी पानी को रोक दिया जाता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनाता है कि बताइए कि नदी पर जो बांध बना दिया जाता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ये भी याद रखिए, जो घड़ी पहनते हैं ना, अब तो घड़ी पहनते ही नहीं है, अब तो सब मोबाइल लोग चलाते हैं। तो जो घड़ी पहनते हैं उसमें जो चाबी होता है उसमें भी क्या करते हैं? चाबी देते हैं। तो कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। आप स्प्रिंग देखे होंगे ना, ऐसे ऐसा पकड़ के पूरा खींचते हैं, जोर लगा के खींचते हैं। जब स्प्रिंग को देखते हैं ना जोर लगा के, तो पूछे कौन सी इसमें ऊर्जा लग रहा है? तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका आंसर सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रासायनिक ऊर्जा को, क्या दोस्त? रासायनिक ऊर्जा को बताइए, रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तन करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? चेंज करता है। यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है भाई? किसके द्वारा परिवर्तन होता है? तो याद रखिए, आपके सामने देखिए निप्पो बैटरी। पहले बैटरी ना सस्ता 5 रुपया मिलता था, अब तो 15 रुपया हो गया है। तो याद रखिएगा कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें पूछता है कि भाई डायनेमो या विद्युत मोटर, तो मैंने सोचा कि आज के क्लास में स्वाहा कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, यानी परिवर्तन या रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो विद्युत सेल के द्वारा। किसके द्वारा? तो आपके सामने है विद्युत सेल के द्वारा। यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित होता है? तो विद्युत सेल के द्वारा। चलिए अगला बताइए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? चेंज कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला यंत्र कौन सा है? आपके सामने फोटो लगा हुआ है, तस्वीर देखिए। आप गांव में देखे होंगे जिसको हम बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। तो बताइए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? तो डायनेमो। क्या बोलते हैं इसको? डायनेमो। यानी डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो याद रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। और डायनेमो को हम लोग ना जनरेटर भी बोलते हैं। चलिए अगला बताइए कि रासायनिक ऊर्जा को कौन सा दोस्त? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को कौन सा? प्रकाश ऊर्जा में कौन कन्वर्ट कर देता है? किसमें बदल देता है? तो मोमबत्ती। याद रखिएगा, मोमबत्ती ना दीपावली में हम लोग जलाते हैं। तो याद रखिएगा कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में या ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदल देता है? तो मोमबत्ती। इसका आंसर याद रखिएगा, ये आंसर याद रखने वाला नहीं है। एक बार मोमबत्ती देखते होंगे तो ध्यान रखिएगा कि मोमबत्ती जो है ना किस में? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या कर देती है? चेंज कर देती है। किसको? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली कौन है? मोमबत्ती। आपके एग्जाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए। अगला देखिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दोस्त ध्वनि ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है? तो आपके सामने माइक्रोफोन। देखिए माइक्रोफोन, याद रखिए कि माइक्रोफोन है किसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को, यानी जो साउंड है उसको किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है।
चलिए अगला देखते हैं कौन सा किसमें बदल रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, किसमें? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला कौन सा है? तो आप गांव में देखे होंगे, हम लोग क्या पूरे गांव में जब कभी शादी बारात आता है ना तो लाउड स्पीकर बजाते हैं। क्या बजाते हैं दोस्त? लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को किसमें रूपांतरण कर देता है? तो विद्युत ऊर्जा को आपको ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। तो याद रखिए कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा? लाउड स्पीकर। कौन सा है? लाउड स्पीकर है। चलिए अब बताइए कि सौर ऊर्जा को, देखिए सौर ऊर्जा गांव में देखे होंगे, सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। यानी सौर ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट यानी परिवर्तन, ये चेंज या रूपांतरण होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो इसका फोटो देखिए, जो सूर्य की प्रकाश आती है इसको क्या कर लेता है? अवशोषित करके और सौर ऊर्जा को किसमें बदल देता है? तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा में। कौन? तो इसका नाम है सोलर सेल। क्या नाम है? सोलर सेल नाम है, या बैटरी भी कह सकते हैं। सोलर सेल याद रखिएगा। सोलर सेल का काम क्या है? इसके अंदर ये जो है ना, ये प्रकाश को क्या करता है? ग्रहण करता है, यानी अवशोषित करके किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। तब जाके सब बैटरी वैटरी चार्ज होता है। अगला बताइए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है? अभी देखें ना कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो चेंज करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज कर देता है? तो याद रखिएगा कौन सा? विद्युत मोटर। कौन सा? विद्युत मोटर जो है किसको किसमें चेंज करता है? तो याद रखिएगा कि विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। यानी विद्युत मोटर किसको किसमें चेंज करता है? तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। और यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है? तो याद रखिएगा डायनेमो। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला जो है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बताइए कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या उष्मा ऊर्जा में कौन रूपांतरण करता है? यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो याद रखिएगा कौन है? बल्ब। कौन है? बल्ब। अब बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एल्वा एडिसन। किसने किया था? एल्वा एडिसन। अब देखिए एल्वा एडिसन, ठीक है। अब देखिए बल्ब का, अब कहा जाता है ना दोस्त फेल, तो जरा सोचिए कि एडिसन कितना बार फेल हुआ था? 999 बार फेल हुआ था। और तब जाके ना खोज किया किसका? विद्युत बल्ब का। जरा सोचिए कि इसको कितना असफलता मिला। एक बात बता, जितना भी असफलता मिलता है ना, एक सफलता का सूत्र दे देता है। क्योंकि आप जितना रिसर्च करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, आपको क्या मिलेगा? गलती सुधारने का मौका मिलेगा। तो याद रखिए कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो चेंज करता है, रूपांतरण करता है, तो याद रखिएगा कौन है? तो विद्युत बल्ब होता है। कौन? विद्युत बल्ब। यानी विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला बताइएगा कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और कौन चेंज करता है? तो याद रखिएगा ट्यूबलाइट। कौन सा? ट्यूबलाइट। यानी ट्यूबलाइट भी है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है भाई कौन? तो याद रखिएगा सितार। कौन सा? सितार जो है ना, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या कर देता है? रूपांतरण कर देता है। यानी ध्वनि ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला यंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा ये आपके सामने है सितार। चलिए आज का दोस्त इतना क्वेश्चन था। इसमें से आपकी चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी करें, यह आपके एग्जाम में पूछ देता है। दोस्त यदि आज की क्लास पसंद आता है
तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा देखिए, आप यूट्यूब पर तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन किसमें क्या होता है कि कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए आपके एग्जाम में कितना, रेलवे में जाइए चाहे एसएससी में 20 40 50 जो भी है, जरा सोचिए कि जीके के लिए कितना किताब पढ़ना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होता है ना, उसमें से एक प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आ गया तो समझिए कि वो टॉपिक तो आपके लिए रामबाण हो गया। दोस्त यदि आपको कोई डाउट हो तो हमारा परीक्षा मैनिया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर जुड़ सकते हैं, ताकि आपके डाउट का समाधान किया जा सके। दोस्त मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, धन्यवाद।